तो आइए बच्चों। हाँ जी, हो सकता है सर कुछ भी। हाँ बिल्कुल भाई, देखो कोई रीज़न हो सकता है, बिल्कुल। ज़्यादातर बच्चे जो हैं रिकॉर्डिंग ही देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो देखिए जरा, हम बात कर रहे थे बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, है ना। तो आइए जरा हम देखकर चलते हैं अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, आइए जरा बात करते हैं। संचालक मंडल का ऐसा सहभागी जो निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, मतलब वो किसी के दबाव में आकर कोई काम ना करता हो, वो किसी से इन्फ्लुएंस न होता हो और दैनिक व्यवहार न देखता हो। मतलब क्या, वो कंपनी के डेली के काम काजों में कोई काम उसका नहीं है। ठीक है बच्चों, अब जरा बिल्कुल फोकस हो जाइए और फटाफट से जरा ध्यान दीजिए जरा, क्योंकि हमें काम है ज्यादा और टाइम है कम। ठीक है, इसलिए हमें जो है काफी कुछ पढ़ना है अभी। ओके बच्चों, तो आइए जरा देख के चलते हैं आगे, जिसमें उसका अथवा उसके किसी रिश्तेदार का, उसका अथवा उसके किसी रिश्तेदार का, फिर कंपनी अथवा उसकी सहयोगी या सूत्रधारी कंपनी में किसी एक सीमा से अधिक आर्थिक हित ना हो। और यहां पर सहायक कंपनी को भी बोला गया है। देखो इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या बात कर रहा है, कि या तो वो पर्सन या फिर उसका कोई रिश्तेदार, है ना, पर्सन या उसका रिलेटिव, किसमें, या तो कंपनी में या फिर कंपनी की सब्सिडरी में, कंपनी की एसोसिएट में, या फिर कंपनी की होल्डिंग कंपनी में। इन कंपनीज में कोई एक आर्थिक हित ना रखता हो। ठीक है बच्चों, मतलब कि वो एक बड़े अमाउंट में शेयर होल्ड ना करता हो वहां पर, चाहे वो और चाहे उसका कोई भी रिश्तेदार। हाँ जी, ठीक है बच्चों, ओके। आगे आइए जरा, देखो अच्छा एक बात और छोटी सी बच्चों। हाँ जी, आज क्योंकि जो है, क्योंकि बीच में जो है कुछ कनेक्शन का इशू हुआ था, तो हो सकता है जो ऐप पे जो क्लास आए वो पूरी सही से ना आए या पूरी कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो वो या तो मैं अलग से डाल दूंगा या फिर मैं यूट्यूब पे इसको डाल चुका हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं, किसी ने रिकॉर्डिंग देखनी होगी तो। ठीक है बच्चों, ओके।
हाँ जी, अगला पॉइंट देख लीजिए बच्चों जरा, अगला पॉइंट क्या कहता है, जिसमें वह अथवा उसका कोई रिश्तेदार अथवा सहयोगी, सहयोगी बोले तो उसके कोई साथ के काम करने वाला, किसी भी प्रकार से, जिसमें वह किसी भी प्रकार का उसका कोई हित हो सकता है, ठीक है, वो कंपनी अथवा कंपनी की सहयोगी, सहायक या सूत्रधारी कंपनी का प्रवर्तक ना हो, उनमें से इन किसी भी कंपनी का प्रवर्तक ना रहा हो, क्योंकि ये तीनों कंपनी जो हैं इसी कंपनी से रिलेशन रखती हैं, ठीक है, आपका वहां पर हित हो जाएगा, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते, समझ रहे हो बात को। हाँ जी, आगे ये रहा, वह कंपनी या उसकी सहायक या सूत्रधारी कंपनी का, यहां पर दो ही कंपनीज लिए हैं, सहायक या सूत्रधारी, आपके लेवल पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट प्रोफेशनल एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। वह कंपनी उसकी सहायक या सूत्रधारी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रबंधकीय अधिकारी नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी वाले, हाँ जी बच्चे, अंग्रेजी वाले, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय अधिकारी बोले तो टीम मैनेजरियल पर्सन, ठीक है, टीम मैनेजरियल पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्रबंध में एक मुख्यतः अधिकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसमें प्रोफेशनल कौन हो सकता है की मैनेजरियल पर्सन में, इसके अंदर हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, नॉर्मली जो केएमपी बन जाता है, कंपनी सेक्रेटरी जो है वो केएमपी हो जाता है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी का नाम सुना होगा आपने, कोर्स होता है एक, ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको पता है जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ओके, आ गया इजा, हाँ जी, वह कंपनी या उसकी सहायक या सूत्रधारी कंपनियों से व्यवहार करने की दशा में निम्न संस्थाओं का स्वामी या कर्मचारी नहीं होना चाहिए, मतलब क्या कि वो किसी ऐसी फर्म का मेंबर नहीं होना चाहिए या स्वामी नहीं होना चाहिए जो ये वाली फर्म्स हैं और इनकी कंपनी में या सहायक में सूत्रधारी कंपनी में ये वाली सर्विसेज दे रही हैं। अब समझिए, जैसे इसको समझाता हूं, देखें, जैसे एक सीए फर्म है या फिर एक सीएस फर्म है या फिर एक सीएमए फर्म है या फिर एक लॉयर्स की फर्म है, ये चार यहां पर डिफाइन किए हुए हैं, कह रहे ये नहीं होनी चाहिए। अब ये फर्म किसी भी तरह से इस कंपनी में, जिस कंपनी वो संचालक है उसकी सूत्रधारी कंपनी में या उसकी सहायक कंपनी में, यानी कि होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी में, वो ना तो कोई ऑडिटर, ना कॉस्ट ऑडिटर, ना कंपनी सेक्रेटरी, ना लॉयर, किसी भी तरह से उसका लेन देन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसका व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि उनका फिर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो ये कहने की यहां पर कोशिश की गई है, इन किसी भी फर्मों का ना तो स्वामी होना चाहिए और ना ही कर्मचारी होना चाहिए। ये बताइए जरा, ये वाला पॉइंट जो है पर्टिकुलरली ये क्लियर है कि नहीं है आपको?
हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सुधांशु नहीं ज्वाइन किया शायद अभी, है ना? सुधांशु मिसिंग है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ काम आ गया हो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगा फिर। हाँ जी, तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है हमको? नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है हमको न्यूनतम स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति, कि कम से कम कितने स्वतंत्र संचालक होने चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मतलब इतने से कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इधर फटाफट से देख लेते हैं। निम्न दशाओं में कम से कम 2 स्वतंत्र संचालक होने आवश्यक हैं। सार्वजनिक कंपनी जिनकी जिनकी चुकता पूंजी, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, बिक्री कितना 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऋण यानी कि डेट, है ना, किसी भी प्रकार से लोन जो है, इनके अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं आएंगे। एक बात का ध्यान देना जरा, ऋण पत्र वगैरह आ जाएंगे, लोन लॉन्ग टर्म लोन आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं आएंगे। ओके बच्चों, तो ये 50 करोड़ या उससे ज्यादा हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा? कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ओके, ठीक है। एग्जाम पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड रहेगी। ठीक है बच्चों, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं होता। संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संचालकों को किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? अंशधारियों द्वारा निर्वाचित किया गया है बच्चों, चुनकर वहां पर बिठाया गया है। ठीक है, तो इसलिए वो कंपनी का कर्मचारी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। डायरेक्टर इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जरा संचालक मंडल के अधिकार, कि संचालक मंडल के क्या अधिकार हैं। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं भैया?
उनके क्या काम है, उनको क्या अधिकार क्या है, वो क्या राइट है उनका, मतलब कौन कौन से काम वो कर सकते हैं। ठीक है, उनको किस चीज का अधिकार है, क्या वो किसी कर्मचारी को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो, समझ रहे हो, अधिकार क्या है उसके, तो अधिकार देखने हमने। आई जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी तक तो बता दीजिए, यहां तक कोई किसी को डाउट ना हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा हम देख लेते हैं कि संचालक मंडल के क्या अधिकार हैं। सबसे पहली बात कि क्या कंपनी अधिनियम ने संचालकों के कोई अधिकार बताए हैं, तो नहीं सर, बिल्कुल भी कोई संचालकों के अधिकार परिभाषित नहीं किए हैं। क्यों, समझो जरा कि एक बार अंशधारियों ने उनको चुन के बैठा दिया, अब उसके बाद जो भी कार्य वो करेंगे तो भैया वो संचालकों के कार्य हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी हैं। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं, कंपनी अधिनियम में संचालकों के कोई अधिकार नहीं बताए गए हैं। ठीक है, अपितु जो भी कार्य संचालक करते हैं वह उनके अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्हें अंशधारियों द्वारा निर्वाचित कर कंपनी को चलाने के सभी अधिकार, कुछ अधिकारों को छोड़कर, ये पॉइंट है सबसे मेन। ठीक है, इसे मैंने रेड से कर दिया, देखो, कुछ अधिकारों को छोड़कर बाकी जो भी कार्य कर रहे हैं वो सभी संचालकों के अधिकार हैं, क्योंकि कुछ अधिकार जो हैं वो संचालकों के पास नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें तो क्या आप इतना ही लिखोगे, नहीं, आपको अब बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा भैया कि क्या कर सकते हैं वो। तो सुविधा की दृष्टि से हमने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, अदरवाइज संचालकों के अधिकार तो बहुत सारे हैं, जो भी वो कार्य कर सकते हैं वो सारे संचालकों के अधिकार हैं। सबसे पहली बात बताओ जरा, यहां तक ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये जो भी हमने यहां पर लिखे हैं ना, ये क्या है, ये सुविधा की दृष्टि से लिखे हुए हैं, वैसे ऐसा परिभाषित नहीं है जैसे हमने इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, सैलरी का मीनिंग जो है क्या वो वहां पे डिफाइंड था, नहीं था, तो क्या बता रहा था कि सैलरी में ये आता है, मतलब क्या है, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है ना बच्चों, याद है आपको। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं कि सुविधा की दृष्टि से संचालकों के क्या अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, ये भी देख के चलते हैं भैया कि सुविधा की दृष्टि से संचालकों के अधिकार ये हो सकते हैं, कौन कौन से, ऐसे सभी कार्य, ऐसे सभी कार्य जिन्हें पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम द्वारा क्या किया गया हो,
परिभाषित किया गया हो। ठीक है, तो वो अधिकार तो संचालकों के हैं ही। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या संचालकों के कार्य में अंशधारियों को बाधा डालने का अधिकार नहीं है। मतलब क्या, अंशधारियों को संचालकों को चुनने का अधिकार तो है बच्चों, लेकिन उनके कार्य में बाधा डालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। वो कदापि उनके कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते। उन्हें जिस हिसाब से कार्य करना है वो उसी हिसाब से कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना जरा। आगे आते हुए, हाँ जी, कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण करने का अधिकार। कंपनी के अंदर जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उन सब पर नियंत्रण रखने का अधिकार संचालकों को है, क्योंकि संचालक सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है कंपनी के अंदर। ठीक है, संचालक मंडल जिसको चाहे क्या कर सकता है, कार्य से निष्कासित कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी कंपनी की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, उन्हीं के ऊपर है। और देखिए आगे, लेखाकर्म की पुस्तकें और प्रपत्र निरीक्षण करने का अधिकार, यानी कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और जो भी अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करने का राइट है इसके पास, डायरेक्टर्स के पास। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे क्या ये चेक कर सकते हैं? यस, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। संचालक है भाई वो। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे, प्रत्येक सभा का नोटिस पाने का अधिकार। जो भी सभाएं कंपनी में होंगी उनमें से प्रत्येक का नोटिस इनको पाने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, ये क्या थे, ये बिल्कुल जेनरिक से पॉइंट लिखे हुए थे हमने कि हाँ ये अधिकार सुविधा की दृष्टि से संचालकों के होते हैं। तो क्या इनके अलावा भी अधिकार हैं? हाँ बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जो भी आप सोच सकते हो ना कि हाँ संचालक सुप्रीम अथॉरिटी जो भी कुछ कर सकता है, तो सारे अधिकार संचालकों के होते हैं। ये 5 पॉइंट हमने बस सुविधा की दृष्टि से लिखे हुए हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। हाँ जी बिल्कुल, ये राइट होता है फरीन। ठीक है, ओके। तो आगे आइए जरा, मतलब वो तो क्या थे कि उनके पास ये जेनरिक अधिकार हैं ही हैं, सामान्य अधिकार हैं उनके। अब कुछ अधिकार ऐसे हैं जो संचालक मंडल को, अगर वो प्रस्ताव पारित करते हैं तो ही वो इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, ध्यान रखना जरा, ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं है। ठीक है, ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, इसको समझ के चलिए जरा। ये नॉर्मल कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इन दशाओं में क्या करना पड़ेगा, इन्हें संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा और फिर ही इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, ये एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? अंशधारियों से क्या याचनाओं की मांग करना। अंशधारी मतलब सुप्रीम अथॉरिटी भैया, कंपनी उन्हीं की तो है। अब उनसे आप पैसे मांग रहे हो तो सभी की अगर आपकी राय होगी तो ही मांग सकते हो।
एक आध किसी ने अगर उद्यम करने की कोशिश की ना, तो क्या होगा, हो सकता है उसे निकाल दिया जाए। ठीक है, ये अधिकार आपके पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसी प्रस्ताव पारित करके ही ये अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान देना जरा, इसके लिए अंशधारियों का प्रस्ताव पारित करना जरूरी नहीं है, संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित होगा यहां पर। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। आगे इधर नेक्स्ट, कंपनी की प्रतिभूतियों को वापस खरीदना। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाता है बच्चों, सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, प्रतिभूतियों में क्या क्या आता है, फटाफट से बताएंगे जरा। क्या सिर्फ शेयर्स ही आते हैं, डिवेंचर्स भी आ जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताइएगा राजा। क्या सिक्योरिटीज में सिर्फ शेयर्स ही आते हैं या डिवेंचर्स भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे आगे चलते हैं फिर। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे क्या है, प्रतिभूतियां जारी करना। अगर आपको प्रतिभूतियां जारी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक विशेष प्रस्ताव, सॉरी, संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और तभी आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी के धन का निवेश करना, यानी कि कंपनी के जो पैसा पड़ा है आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे कहीं विनियोग कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में भी संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा ही यह कार्य किया जा सकता है। ओके, आगे, कंपनी के व्यापार का विस्तार करना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक के चुल मच गई और कहता है हाँ भैया हम ऐसे करता है। नहीं भैया, पहले अपनी सहमति बना लो, तब जाके ऐसा कार्य किया जा सकता है। पता लगा अपनी चिढ़ की वजह से और तुमने कंपनी को लगा दिया पलीता, गलत हो जाएगा भैया ये। ठीक है, हम्म, ठीक है बच्चों, आगे देखिए रहा, ऋण लेना या फिर ऋण प्रदान करना या उसकी गारंटी देना। यानी कि ऐसे ऐसे अगर कोई कार्य हैं तो उसके लिए इनको आपसी सहमति अर्थात संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। उसके पश्चात ही संचालकों द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। सिंपल। बच्चों देखो, हो सकता है किसी किसी का जो है नेट इशू हो, ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं यार रिप्लाई करा करो, ऐसे बात नहीं बनेगी ना। ठीक है, एक्टिव रहा करो जरा, तभी मजा आता है इंटरेक्शन जब होता है ना क्लास में। जहां पे कोई डाउट है तो पूछते चलिए। हम्म, बिल्कुल वैशाली, देखो अब काफी देर बाद चैट में दिखे हैं आप।
हाँ जी, तो ऐसे जो है इंटरेक्शन बना के रखना है, क्या? ओके, तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। निम्न कार्यों को, अगला टॉपिक पढ़ते हैं जरा। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके कुछ अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अंशधारियों से याचनाओं की मांग करना, है ना, और क्या, कंपनी के व्यापार का विस्तार करना, ऋण लेना, ऋण प्रदान करना, उसकी गारंटी देना, क्या, ऐसे ऐसे सभी कार्यों के लिए क्या, इस चीज की आवश्यकता पड़ती है, संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है, तभी उन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब आगे आइए जरा, अगला टॉपिक देख के चलते हैं। निम्न कार्यों को एक पब्लिक कंपनी या उसकी सहायक प्राइवेट कंपनी का संचालक मंडल तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी सहमति साधारण सभा में न ले ली जाए। बच्चों, अभी तक हमने ऐसे अधिकार पढ़े हैं जब क्या, संचालक मंडल द्वारा आपस में संचालक मंडल का प्रस्ताव पारित करके अधिकार प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब उनकी आपस में सहमति चाहिए, बस तब वो अधिकार प्रयोग कर सकते हैं, उन काम को तब कर सकते हैं वो। लेकिन अब जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इनको आपसी सहमति से बिल्कुल नहीं कर सकते। साधारण सभा में जब तक इनकी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक ये कार्य नहीं हो सकते। मतलब क्या, इनके लिए अंशधारियों की स्वीकृति चाहिए बच्चों, मालिकों की सहमति चाहिए, ठीक है। यहां पर मैनेजर नहीं कर सकता, यहां पर डायरेक्टर नहीं कर सकता कुछ। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इधर इनको भी देख लेते हैं। किसी संचालक के ऋण को समाप्त यानी कि माफ करना या समय बढ़ाना। अब समझो जरा, संचालकों की तो बात हो रही है ना। संचालकों के ऋण को अगर वो आपसी प्रस्ताव से ही खत्म कर दे तो भैया ऐसा तो ये कंपनी को फलीता लगा देंगे, और अंशधारियों का भी आपस में सांठ गांठ करके, और सब हो गया काम, राम नाम सत्य है। समझ रहे हो? तो ये ऐसे कार्य हैं, ये जानबूझकर संचालक मंडल की पहुंच से बाहर रखे गए हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, दूसरा, कंपनी का कारोबार बेचना। अब सोचो जरा, अगर ये खुद ही कारोबार बेचने लग जाए तो भैया अंशधारियों का तो काम ही नहीं रह गया फिर कुछ। पैसा किनका लगाया? अंशधारियों का। बेचने कौन लग जाए? संचालक। तो वही भैया बल्ले बल्ले, है ना। फिर तो इस धरती से विश्वास उठ जाएगा लोगों का, है ना। फिर कौन कंपनी बनाएगा? फिर कोई कंपनी नहीं बनाएगी, ठीक है। इसलिए अधिकार इनके पास नहीं है कंपनी का कारोबार बेचने का। ये कंपनी का कारोबार बढ़ा जरूर सकते हैं, बेच नहीं सकते, ठीक है बच्चों। आई होप आप साथ साथ। आ गया इधर, कंपनी द्वारा प्राप्त रकम को ट्रस्ट प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों में विनियोग करना। कंपनी के अंदर एक ट्रस्ट बना हुआ होता है जहां पर कंपनी द्वारा जो भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है वो क्या किया जाता है? इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और वो ट्रस्ट जो है वहां से आपको क्या मिलती है? रिटर्न मिलती है, ठीक है।
और अगर आप उस ट्रस्ट के अलावा कहीं और पैसा लगाना चाह रहे हैं तो भैया कुछ गड़बड़ हो सकती है। पहले जिनका पैसा है उनसे अनुमति ले ली जाए, ठीक है ना। इसलिए यहां पर इनके अधिकारों से बाहर रखी गई है ये बात, समझ रहे हो बात। सारी चीजें बिल्कुल लॉजिकल सोच सोच के रखी गई हैं बड़े अच्छे तरीके से। देखिए अगला पॉइंट, इतनी अधिक रकम में उधार लेना, इतनी अधिक रकम में उधार लेना, उधार लेना ले सकते हैं वो, हमने पढ़ा है संचालक मंडल के अधिकार में है। अब आप कहोगे सर ये तो उसके अधिकार में था, हाँ बिल्कुल था, लेकिन इतना ज्यादा उधार लेना, कितना ज्यादा कि उधार ली जाने वाली रकम उस समय तक उधार ली हुई रकम का जोड़ जो है कितना हो जाए, कंपनी की चुकता पूंजी और उसके स्वतंत्र संचय के योग से भी अधिक हो जाए। यानी कि जितनी उसकी पेड अप कैपिटल है और उसके रिजर्व्स हैं उनको इकट्ठा कर दे, उससे भी ज्यादा का आपने लोन ले रहे हो भैया, काहे को। इतना बड़ा लोन लेके ना चुकाया गया, फिर अगर हल्की सी भी फेवरेबल ना रही ना सिचुएशन, हल्की सी भी, तो ये कंपनी को डुबा ले जाएगा। मान के चलिए कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया फिलहाल, तो कंपनी नहीं प्रॉफिट कमाया कोई बात नहीं होता, लेकिन आपने जितनी आपकी कैपिटल और प्लस रिजर्व हैं उससे भी ज्यादा का लोन ले रखा है, अरे भैया ब्याज ब्याज में मारे जाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए अंशधारियों की यहां पर स्वीकृति आवश्यक है। अगर वो कहते हैं ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, आ गया ये जरा, मतलब बस सिंपल साधारण साधारण था, याद रखना है आपने, बस सुनते जाइए, ठीक है। अपने आप रिटेन रहेगा, इतना तो तुम्हें बेफिक्र रहिए। बीकॉम एग्जामिनेशन के लिए आप आराम से इतना लिख के आएंगे, बहुत झक्कास, ठीक है, बेफिक्र रहिए आप। नोट्स जो है मैं डाल दूंगा ऐप पे ही, ठीक है, ये जो लिटरेचर है ये मैं डाल दूंगा बिल्कुल, ठीक है, इसकी फिक्र मत करिएगा। हाँ जी, तो देखिए जरा अगला पॉइंट क्या है कि पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 5% से अधिक दान देना। अरे भैया सारा दान ही दे दोगे क्या? तो अंशधारी कहां जाकर बैठेंगे? मंदिर में बैठेंगे क्या हो, है ना। ना तो ये भी जो पॉइंट है बिल्कुल ये सही बनाया हुआ है, पॉइंट्स तो सारे लॉ जो बनाता है बड़ा ही लॉजिकल बनाता है, ठीक है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है बच्चों। अगर आप पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 5% से ज्यादा का दान दे रहे हो तो वो कौन सी, वो क्या कहते हैं उसको, कुछ गड़बड़ है दया, है ना। ऐसे वाला कुछ सीन हो सकता है वहां पर। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं जरा, वो क्या कह रहा है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? हाँ जी, लास्ट पॉइंट कह रहा है कि सरकारी कंपनी या ऐसी कंपनी
जिसकी स्थापना को 3 वर्ष से कम हुए हों। सरकारी कंपनी या ऐसी कंपनी जिसकी स्थापना को 3 वर्ष से कम हुए हों और वो क्या कर रहे हैं, वो भी दान दे रहे हैं। किसको? किसी राजनीतिक पार्टी को भैया। ये यहाँ पे लिखना मेरे ध्यान नहीं रहा शायद, ठीक है, कि यहाँ पे राजनीतिक पार्टी को दान दिया गया। हाँ जी, अरे वाह बच्चों। हाँ जी, तो ये टॉपिक जो है हमारा खत्म होता है, ठीक है। अभी 1 मिनट रुके रहिए जरा, मैं अगला टॉपिक निकालता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो आइए जरा अब इसको देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, संचालकों का दायित्व। हमने देखना है संचालकों का दायित्व क्या क्या है। अब देखो, संचालक जो है कंपनी चला रहे हैं, है ना, तो जब वो कंपनी चला रहे हैं तो क्या उनका कोई दायित्व नहीं होगा? बच्चों, ये जो डायरेक्टर्स का जो चैप्टर है ना, ये काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और ये हम खत्म करने के कगार पर हैं। बिल्कुल अंकुश, अवश्य होगा इनका। तो आइए जरा इनका दायित्व देखकर चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको स्क्रीन दिख रही है, सब विजिबल है ना। हाँ जी, आइए जरा, तो देखिए अलग अलग प्रकार से इनका दायित्व जो है डिफाइंड है। ये तीसरे पक्षकारों के प्रति इनका क्या दायित्व है, कंपनी के प्रति क्या दायित्व है, आपराधिक कार्यों के लिए क्या दायित्व है, और कुछ कुछ केसेस में असमित दायित्व भी होगा भैया। तो देखेंगे कब कब
किसके लिए और कितना दायित्व बनेगा, तो उसके लिए बने रहे हमारे साथ। आइए जरा सबसे पहले देखते हैं बच्चों तीसरे पक्षकारों के प्रति संचालकों का दायित्व। आई होप स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, सभी को दिख रही है ना। सब कुछ अच्छे से विजिबल है सभी को, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं इतना, है ना। एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए बस। नहीं दिख रहा अंकुश, आपको नहीं दिख रहा, बाकी सभी को सही से दिख रहा है। आई थिंक शायद आपका कुछ नेटवर्क का इशू है, बाकी सभी को दिख रहा है। हाँ जी, तो ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं जरा। देखिए जरा, तो तीसरे पक्षकारों के प्रति संचालकों का क्या दायित्व है। यहां तीसरे पक्षकारों का आशय बाहरी व्यक्तियों और अंशधारियों से है, यानी कि कौन व्यक्ति जो कंपनी के बाहर हैं, उनके प्रति क्या दायित्व बनता है इनका, मतलब उनके प्रति क्या ये इनका दायित्व बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, और कब बनेगा वो सिचुएशन हमने पढ़नी है। ठीक है, ये दायित्व इनका हो जाएगा, किन किन केसेस में इनका दायित्व होगा वो देख लीजिए जरा। सबसे पहला ही पॉइंट, अधिकारों के बाहर कार्य करने पर। भैया संचालकों के अधिकार जो है हमने पढ़े हुए हैं, है ना। हमने पढ़ा कि नॉर्मली देखो ये जो पॉइंट है ना, यहां पर ऐसे ऐसे सिचुएशन में आके ना, ये जो समराइज करने का जो सिचुएशन है, यहां पे आके पता लगता है कि आपने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। जब उसे एक साथ हमने समराइज कर लिया ना, यहां से जो है बन जाएगा, या फिर आपकी गठड़ी सारी बिखर जाएगी। तो इसलिए जरा यहां से ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा कि जो भी संचालक अधिकार यूज करते हैं वो सारे संचालकों के दायित्व है, जो भी कार्य करते हैं वो सारे उनके अधिकारियों में अधिकारों में आते हैं। परंतु कुछ अधिकार ऐसे हैं जो संचालक मंडल के प्रस्ताव से ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जब उनका प्रस्ताव पारित हो जाएगा तभी वो प्रयोग में आ सकते हैं। फिर कुछ केसेस हमने ऐसे पढ़े जहां पर साधारण सभा में प्रस्ताव पारित होने पर ही उनको वो अधिकार मिल सकते हैं, जैसे कंपनी का व्यापार बेचना, जैसे कंपनी के धन को ट्रस्ट की प्रतिभूतियों के अलावा कहीं अन्य जगह योग करना। ऐसे ऐसे जो कार्य हैं बच्चों, वो अंशधारियों की अनुमति के बिना नहीं हो सकते। तो हमने देखा उनके अधिकार तो फिक्स हैं, अगर वो अपने अधिकारों के बाहर कार्य करेंगे तो उनके दायित्व बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप यहां पे आपको जो है क्लैरिटी मिल रहा है। बढ़िया दिख रहा है सर जी। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, बस यही टॉपिक करना है, साथ में बने रहे जरा। ठीक है, मुझे पता है हाँ थोड़ी लंबी हो चुकी है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में बने रहे। तो अगर अधिकारों के बाहर कार्य करेंगे, अगर अधिकारों के बाहर कार्य करेंगे तो इनका किसके प्रति, बाहरी व्यक्तियों के प्रति और अंशधारियों के प्रति इनका दायित्व बन जाएगा। दूसरी बात, अपने नाम में अनुबंध करने पर, अगर इन्होंने अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो भैया कंपनी का कहां से दायित्व हो गया, वो दायित्व किसका है, इन्हीं का है। ठीक है,
आगे जरा, अभिकर्ता की तरह बाहरी व्यक्तियों के प्रति दायित्व, ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव तो हैं भैया। कंपनी कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ उसके हाथ पैर है, वो कहीं चल के कोई कुछ काम कर देगी खुद, नहीं। एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी इनकी कुछ लायबिलिटी है। अगर कंपनी ने कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना था और वो नहीं करा, तो भैया किसने नहीं करा, इन्होंने नहीं करा। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इनका कुछ दायित्व है। ऐसा नहीं कि इनका गला पकड़ लेंगे, बट हाँ इनका दायित्व आ रहा है, समझ रहे हो। समझ के चलना है जरा। ठीक है बच्चे, हाँ जी। आगे आई जरा, आवंटन न होने पर प्राप्त धन लौटाने के लिए। अब आपने पढ़ा है कि अगर आपको न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी को उसकी रकम वापसी करनी पड़ती है, अथवा अति अभिदान की दशा में अगर कुछ अंशों को, जब कुछ भी शेयर, कुछ भी अंश नहीं जारी किए जाते, तब उनकी रकम उनको वापसी करनी पड़ती है। तो वो किसका दायित्व है, वो इन्हीं का है भैया। ठीक है, सिंपल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे जरा, प्रविवरण में मिथ्या वर्णन के लिए दायित्व। प्रविवरण बोले तो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिख दिया भैया, कुछ गलत डिटेल दे दी, तो उसका दायित्व किसका है, इन्हीं का है। करता धरता कौन है, यही तो है, तो दायित्व किसका होगा, इन्हीं का तो होगा। ठीक है, ये बताओ बच्चों, थके तो नहीं हो। हाँ जी, देखो मेरे साथ एंड तक बच्चा चाहे एक जुड़ा रहे, कंसिस्टेंसी से जुड़ा रहे, मैं लगा रहूंगा। ठीक है, मुझे पता है बहुत ज्यादातर नालायक जो है उन्होंने रिकॉर्डिंग ही देखनी होती है। ठीक है, जो शाही है, बहुत बढ़िया। ओके, तो आइए बच्चों फिर आगे पढ़ते हैं जरा। ठीक है, हाँ जी, यदि जहां जरूरी हो, यदि जहां जरूरी हो वहां मान्यता प्राप्त कंद विपणी से आज्ञा प्राप्त नहीं की गई है तो, बोले तो क्या भैया, स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर इनकी कहीं पे अनुमति की जरूरत थी और वो नहीं ली गई, तो भैया किसने नहीं ली अनुमति, डायरेक्टर्स ने नहीं ली। सिंपल सिंपल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अगला पॉइंट, यदि यदि आवेदन करने वालों को उतने अंशों से कम अंश आवंटित किए गए हैं जिनके लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिए थे, तो उनका पैसा वापसी करना है भैया। ठीक है, उसका दायित्व तो किसका है, इन्हीं का है। और उतनों को एक्सेप्ट करके आपने उतने नहीं दिए, तो भी दायित्व तो किसका है, इन्हीं का है। ठीक है, अगला पॉइंट, आवंटन के नियमों का उल्लंघन करने पर। अगर आपने आवंटन के नियमों का उल्लंघन किया है तो भी आपका दायित्व तो बिल्कुल बन जाता है। तो सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, आई होप यहां तक सभी साथ में हैं। ठीक है, आगे जरा अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं।
कंपनी के प्रति संचालकों का दायित्व, यानी कि कंपनी के लिए भी इनका कुछ दायित्व बनता है। यानी कि क्या कि कंपनी के लिए ये वाले काम जो हैं किनको करने हैं, इनको करने हैं। और अगर ये वाले केसेस आते हैं तो इनके लिए दायित्व किसका है, कंपनी का नहीं होगा, किनका होगा, संचालकों का होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा कौन कौन से केसेस हैं वो भी देख लेते हैं जरा। सबसे पहला लापरवाही के लिए, ठीक है, लापरवाही की है तो लापरवाही किसने की है, कंपनी थोड़ी कर देगी भैया, ठीक है, किसने की है, संचालकों ने। कौन दायित्व, किसका दायित्व है, संचालकों का। प्रन्यास तोड़ने के लिए दायित्व, प्रन्यास बोले तो ट्रस्ट, आपने कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है किसी भी चीज का, कोई भी किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, आपने उसको भंग किया है, ठीक है, या फिर जो आपको कार्य करने चाहिए थे वो आपने नहीं किए हैं, तो ऐसे केस में दायित्व किसका है, चालकों का ही है भैया। और किसका होगा आगे, कर्तव्य भंग करने के लिए बोले तो जो इनको कार्य करने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं करे हैं, ठीक है, दूसरे शब्दों में इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो इनको नहीं करने चाहिए थे, तो ऐसे केसेस में भी दायित्व तो किनका आएगा, इन्हीं का आएगा भैया, बिल्कुल आएगा, ठीक है। फिर अधिकारों के बाहर किए हुए कार्यों के लिए दायित्व, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर ये अधिकारों के बाहर कुछ कार्य करते हैं तो उसके लिए दायित्व किसका होगा, इन्हीं का होगा। मतलब समझो जरा, अगर ये अधिकारों के बाहर जाकर कार्य करते हैं तो ये अंशधारियों के प्रति भी दायित्व होगा इनका, कंपनी के प्रति भी ये दायित्व होगा इनका, समझ रहे हो। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे कपट के लिए दायित्व, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई फ्रॉड हुआ है तो भैया वो किसने किया है, इन्हीं ने तो किया है, कंपनी के नाम थोड़ी चेप सकते हैं ये, ठीक है। मींस सबके राइट्स अलग अलग हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फरीन, राइट्स अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ जी, अब कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपने स्वयं पढ़नी है, जो आपने स्वयं पढ़नी है। आपराधिक कार्यों के लिए संचालकों का दायित्व ये आपने स्वयं पढ़ना है, ठीक है। देखो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, मतलब ये आपराधिक कार्य हैं, लाभांश वितरित नहीं किया, लाभ हानि खाता चिट्ठा नहीं प्रस्तुत किया, संचालकों की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। अरे भैया संचालक तुम हो तो कौन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ठीक है। योग्यता के अंश की घोषणा न करने पर इनको कुछ अंश जो हैं दिए जाते हैं, आपको बताया है, और उनकी घोषणा नहीं की है तो भी भैया दायित्व इनका ही है, तो इन्हें आप पढ़ लेना जरा, ठीक है। 20 से अधिक कंपनियों का संचालक होने पर, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हीं से कवर हो रहे हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं बिल्कुल ऐप पे डाल दूंगा, इससे बेफिक्र रहिएगा। सर आप ये लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, बच्चों ये नोट्स जो हैं ये हमारे एक स्टूडेंट ने बनाए हैं, ठीक है। ये समरी जो बनाई है, पहले वाली जो थी वो मैंने ही बनाई थी, ठीक है, मेरा थोड़ा टाइम नहीं था तो ये एक स्टूडेंट को कार्य सौंपा गया था। सर आप ये लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, और कौन सी बेटा, कौन सी लैंग्वेज, ये जो आप कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग लैंग्वेज यूज कर रहा हूं क्या मैं, मेरे को पता नहीं चला।
वर्ड्स को खींच खींच के, अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ हो जाता है बच्चों, देखो पूरा दिन हो गए ना मेरे को भी। एक्चुअली क्या है, अलग अलग बैचेज हैं ना, ट्वेल्थ वालों के हैं, फिर उधर बीबीए का है, फिर आपका भी था उधर, है ना। तो इस टाइम तक आता आता जो है, थोड़ा सा बंदा जो हो जाता है यार, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर चलता है। वैशाली कह रहे हैं सही है। ठीक है बच्चे, ओके थैंक यू। ओके सर, पर काफी अच्छी है। ठीक है, ओके। आगे आते हैं जरा। हाँ जी, मैं इस पॉइंट पे आता हूं, मैं इस पॉइंट पे आता हूं बच्चे। संचालकों की समितियां, संचालकों की समितियां, कमेटी जिनको बोलते हैं, निम्न प्रकार की कंपनियों को अंकेक्षक समिति, यानी कि क्या, ऑडिट कमेटी और नामांकन व पारिश्रमिक समिति का गठन करना होता है। ठीक है, और ये वाली समिति कौन सी है भैया, ये क्या करती है, ये रजिस्ट्रेशन और रेमुनरेशन को डिसाइड करती है। क्या ये कुछ डेटा अपने पास रखती है, कौन कौन से कंपनी को, एक बार ये देख लेते हैं। हाँ जी, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को एक ऑडिट कमेटी का गठन करना आवश्यक है। ओके, सबसे पहली बात, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को ऑडिट कमेटी का गठन करना आवश्यक है। दूसरा, अन्य पब्लिक कंपनी को, अब आपको पता है जो भी कंपनी सूचीबद्ध है, जो भी किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो वो पब्लिक कंपनी तो है ही, तभी तो वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। या प्राइवेट कंपनी का, हाँ बच्चों एक बात बताओ जरा मेरे को, देखता हूं मैं, सो तो नहीं रहा है कोई। हाँ जी, बस यही टॉपिक करा रहा हूं बच्चे। हाँ जी, ये बताइए जरा, क्या कोई प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो सकती है, क्या कोई प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है। खुश, नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, तीन में लग रहे हो मेरे को। कोई बात नहीं, बस यही टॉपिक करा रहे हैं, ठीक है। देखो, प्राइवेट कंपनी जिसके अंश साधारणतः हस्तांतरित नहीं हो सकते, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करके करना क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का मतलब क्या है कि कोई भी उसके शेयर सेल परचेज कर सकता है।
ठीक है अंकुश? ओके। हाँ जी। तो आइए जरा, अन्य पब्लिक कंपनी की दशा में इसकी चुकता पूंजी यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ या इससे ज्यादा। और दूसरा, वे सब पब्लिक कंपनियां जिनकी वार्षिक बिक्री यानी कि जिनकी सेल्स कितनी है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और जिनके ऋण, जिनके ऋण कितना? 50 करोड़ या उससे ज्यादा हों। ठीक है बच्चे? तो इन कंपनीज को क्या करना होता है? इन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना आवश्यक है। ठीक है, तो आज मैं इसे यहीं तक रखता हूं। ठीक है, हाँ जी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी अब परसों का आपका पेपर है ना? तो कल आप उसकी तैयारी करिए, परसों पेपर दीजिए, और उसके नेक्स्ट डे जो है फिर हम अपना बचा हुआ जो पोर्शन है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों? परसों ही है ना पेपर? एक बार कंफर्म करो यार जरा। हाँ जी अंकुश। हाँ परसों ही है। ठीक है, तो एक तो कल कल आप अपना तैयारी करोगे उस पेपर की, परसों को आप एग्जाम दोगे, है ना? ठीक है, तो उसके जो नेक्स्ट डे है फिर हम क्लास रख लें।